गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। 12th क्लास इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं, ठीक है, 12th क्लास है अपनी। और इंग्लिश मीडियम वाला जो पार्ट चल रहा है, अपना चैप्टर जो चल रहा है एब्सॉर्प्शन, वाटर एब्सॉर्प्शन का, ठीक है ना, उससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में आज हम आपके सामने जो अफेक्टिंग फैक्टर होते हैं, एब्सॉर्प्शन को जो प्रभावित करने वाले होते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है अपना फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि वे कारक जो अफेक्ट करते हैं किसे? ऑफ एब्सॉर्प्शन। ठीक है, कि एब्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसको कौन कौन से ऐसे वे कारक हैं जो कि मिट्टी से जड़ों के द्वारा जो सींचा गया जो जल होता है, या ये जो मैकेनिज्म है इसको अफेक्ट करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जो जिस फैक्टर की हम बात करते हैं, इससे पूर्व में हमने क्या पढ़ा था? मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था, साथ ही साथ उन पाथवे के बारे में पढ़ा था, उन रास्तों के बारे में पढ़ा था। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, वोक्युलर जो पाथवे हमने पढ़े थे वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो ये बताता है कि एब्सॉर्प्शन जो होता है, यानी कि जो अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है, जो मूलरोम जो होते हैं उनके द्वारा जो अवशोषण किया जाता है, ठीक है, उस अवशोषण को कौन कौन से वे कारक हैं जो वायुमंडलीय हो सकते हैं, एनवायरमेंटल जो फैक्टर हैं, ठीक है, या कुछ भूमिगत जो कारक हो सकते हैं, या फिर खुद की आंतरिक स्ट्रक्चर भी हो सकती है। तो वे कौन कौन सी चीजें हैं, वे कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं जो कि हमारे या मूलरोम जो रूट हेयर्स होते हैं, उन रूट हेयर्स के द्वारा जो वाटर एब्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन होता है, उसको अफेक्ट करते हैं। लेट्स बिगिन क्लास। पहला जो है अवेलेबल सॉइल वाटर। ठीक है, क्या है? अवेलेबल सॉयल वाटर। पहला ध्यान रखना, सॉयल वाटर यानी कि मिट्टी जो होती है उसके अंदर पानी, ठीक है, जो अवेलेबल मात्रा होती है उसका, यानी कि जो प्राप्य जल होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला अफेक्टिंग फैक्टर होता है। देखिए, जहां यहां जो समझने की चीज वो क्या है कि जितना भी पानी जो भूमि के अंदर है, कंप्लीटली सारा का सारा जो होता है वो पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित या एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। या ये कह सकते हैं कि ऑल द वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, ऑल द वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट, यानी कि जो प्लांट होते हैं उनके लिए सारा का सारा पानी जो होता है वो क्या नहीं होता, वो अवशोषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें पानी जो होता है वो कई प्रकार से हो सकता है, जैसे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, या रसायनवर्ती या ग्रेजुअली वाटर होता है जो कि भूमि के अंदर होता है, सबसे नीचे जो कि वाटर लेवल को अप करता है, ठीक है, वो कभी भी क्योंकि जड़ें कभी भी इतनी लेंथ की नहीं होती है कि वो भूमि में इतनी गहराई तक चली जाएं कि वो ग्रेजुअली जो वाटर होता है उसको अवशोषित कर सके, या जो हमारा गुरुत्वाकर्षण वाला जो पानी या गुरुत्व जो जल होता है, ठीक है, ग्रेजुअल जो वाटर होता है उसको एब्सॉर्ब कर सके। ठीक है, साथ ही साथ मिट्टी के कणों के बीच के अंदर जो पाया जाने वाला जो वाटर होता है जिसे मिनरल वाटर कहते हैं, इस मिनरल वाटर को भी रूट हेयर्स होते हैं वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाते। सो यहाँ पर बात यहाँ पर ये आती है कि अवेलेबल वाटर कौन सा है, तो वो है कैपिलरी वाटर। ध्यान रखना, कौन सा होता है? कैपिलरी वाटर जो होता है यही अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए। ध्यान रखना इस चीज को, इस शब्द को। कैपिलरी यानी कि केशिकातु जो जल होता है कहाँ उपस्थित होता है कि मिट्टी के जो कण होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो रिक्त स्थान होते हैं, जो स्पेस होते हैं, उन स्पेसों में उपस्थित जो वाटर होता है वो क्या कहलाता है? वो कैपिलरी वाटर कहलाता है। ठीक है, और यही कैपिलरी जो वाटर होता है अवेलेबल होता है किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए, अर्थात रूट हेयर जो होते हैं जिस पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं वो कौन सा होता है? सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर होता है, यानी कि केसी का जल। इसे हम क्या कहते हैं? केसी का जल बोलते हैं। ठीक है, जो कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होते हैं, सॉरी कोशिका यानी मिट्टी के जो कण होते हैं, सॉइल, ठीक है, सॉइल जो अपार्टमेंट होते हैं या सॉइल जो पार्टिकल्स होते हैं, उन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं, इन स्पेस के अंदर भरा हुआ जो जल होता है वो जल क्या कहलाता है? कैपिलरी वाटर कहलाता है। और पौधे सिर्फ और सिर्फ इसी पानी का अवशोषण कर सकते हैं। ध्यान है? ठीक है, तो एब्सॉर्प्शन को प्रभावित करने वाला पहला कारक हो गया हमारा अवेलेबल सॉइल वाटर। ठीक है,
सेकंड की अगर हम बात करें नंबर 2 कि दूसरा वो कारक कौन सा है जो कि एब्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसे प्रभावित करता है, तो डियर स्टूडेंट वो है फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, क्या है? फील्ड कैपेसिटी। समझ गए? फील्ड कैपेसिटी का मतलब होता है क्षेत्र क्षमता। हालांकि क्षेत्र क्षमता जो होती है वो इसी अवेलेबल सॉइल वाटर के अंतर्गत ही पढ़ी जाती है, समझ गए, लेकिन हम इसे अलग से लिख देते हैं। हो सकता है कि नोट्स की जो पीडीएफ हमने भेजी है उसमें ये इसी में शामिल हो, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्षेत्र क्षमता फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि पानी जो होता है वो कितना शेष बचा हुआ है उस क्षेत्र के अंदर, वो उसकी क्षेत्र क्षमता होती है। देखिए मान लीजिए कि ये भूमि का, ठीक है, सरफेस है, धरातल है, ये भूमि के अंदर का भाग हो गया सारा का सारा, समझ गए, और इसके ऊपर क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, रेनी, यानी कि जैसे आजकल जो दिन चल रहे हैं पानी गिर रहा है इसके ऊपर। अब यहाँ पर पानी गिरने के पश्चात पानी जो होता है वो 3 रूपों में पानी भूमि के अंदर जाता है, ठीक है। 3-4 रूप जो होते हैं उसके अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि पहले तो क्या होता है कि पहले तो ये जो मिट्टी के कण होते हैं इनके अंदर, इन मिट्टी के कणों के अंदर चला जाता है पानी, और इस पानी को हम क्या कहते हैं? मिनरल वाटर, ठीक है। जो पानी के कणों, जो मिट्टी के जो कण होते हैं उनके अंदर होता है। इसके पश्चात कुछ पानी जो होता है वो कहां से, ये जो मिट्टी के कणों के बीच में जो स्थान होते हैं इन स्थानों में पाया जाता है, और इन स्थानों के अंदर पाया जाने वाला जो वाटर होता है वो क्या होता है? कैपिलरी वाटर होता है। क्या होता है? कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है। इसके अलावा शेष जितना भी जो पानी होता है वो सारा का सारा किसके प्रभाव के कारण? ग्रेजुअली फोर्स जो होता है, यानी गुरुत्व जो बल होता है उसके कारण कहां चला जाता है? नीचे चला जाता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेजुअली वाटर, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रेजुअली वाटर कहते हैं इसको। और ये जो ग्रेजुअली वाटर होता है, ये वाटर जो, ठीक है, ये पौधों के अवशोषण के लिए, एब्सॉर्प्शन के लिए जो होता है वो जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसके प्रभाव के कारण। अब यहाँ पर बात आती है फील्ड कैपेसिटी की, कि फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। देखिए क्या कहा गया है कि जो ग्रेविटेशनल जो वाटर होता है, इस ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है, इस ग्रेविटेशनल वाटर का नीचे की ओर जाने का जो कारण है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्व बल, ठीक है। और इस गुरुत्व बल के कारण पानी जितना भी, यानी कि जो भी पानी धरातल के ऊपर गिरा, जो भी पानी किसके ऊपर गिरा? धरातल के ऊपर गिरता है, यानी कि सरफेस के ऊपर गिरता है, उसमें से ज्यादातर जो पानी होता है वो गुरुत्व बल के कारण, किसके कारण? गुरुत्व बल के कारण, यानी कि जो फोर्स होता है उस गुरुत्व बल के कारण किस में चला जाता है? यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्व बल जो होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कहां चला जाता है? भूमि की गहराई में नीचे चला जाता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं इसको हम। और कुछ पानी जो होता है वो कहां शेष रह जाता है? वो शेष रह जाता है ऊपर मिट्टी के कणों के बीच में। तो फील्ड कैपेसिटी की जो परिभाषा है वो क्या होगी कि फील्ड कैपेसिटी हम किसे कहेंगे? द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन द सोयल, द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन द सोयल। हेल्ड का मतलब शेष बचा हुआ, हेल्ड इन द सोयल, द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन द सोयल, जो बचा हुआ है, जो शेष बचा हुआ है, यानी कि जो यहां पर है हेल्ड इन द सोयल, किसके बाद? आफ्टर ऑल वाटर इज ड्रेन्ड ऑफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्व बल के कारण, प्रभाव के कारण, ठीक है, जितना भी पानी है वो सारा का सारा नीचे जा रहा है, लेकिन गुरुत्व बल के प्रभाव से बचकर जितना पानी, द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन द सोयल, यानी कि ग्रेजुअली जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, उसके प्रभाव से जितना पानी अंदर जाना है वो गया, लेकिन उसके प्रभाव के अलावा जो पानी मिट्टी के अंदर शेष रह गया, ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड इन द सोयल, ठीक है, तो वही क्या कहलाती है? वो हमारी फील्ड कैपेसिटी कहलाती है, यानी कि क्षेत्र क्षमता कहलाती है, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसके प्रभाव के पश्चात जो शेष बचा हुआ जो वाटर होता है
जो मिट्टी के अंदर शेष रह गया, बाकी सारा नीचे चला गया। जो यहाँ पे मिट्टी के कणों के बीच में जो शेष रह गया वही क्या कहलाती है, फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, ये दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर है। फील्ड कैपेसिटी बहुत जरूरी होती है। और ये मिट्टी के कण जो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो सॉइल, जो मिट्टी कई प्रकार की होती है। कुछ मिट्टियां ऐसी होती हैं जिनकी जो फील्ड कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। कुछ मिट्टी ऐसी होती है जैसे बालू है, ठीक है, उसकी फील्ड कैपेसिटी कम होती है। चिकनी जो मिट्टी होती है उसकी फील्ड कैपेसिटी जो होती है, यानी कि कैली जो होती है, उसकी फील्ड कैपेसिटी ज्यादा होती है। तीसरा जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो एरिएशन होता है, यानी कि सोयल एरिएशन। क्या होता है? सोयल एरिएशन। सोयल एरिएशन का मतलब क्या होता है? वातन इसे कहते हैं। एरिएशन का मतलब सोयल जो एरिएशन होता है, सोयल एरिएशन का मतलब क्या होता है? वातन, यानी कि मिट्टी जितनी वातित होगी, वातित का मतलब कि मिट्टी जितनी एरिएटेड होगी, एरिएटेड मींस अर्थात जो जिसमें जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होगी वहां एब्सॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो अच्छी मिट्टी जो होती है उसकी खासियत होती है कि उसमें एरिएशन जो होता है वो भली प्रकार से होता है। एरिएशन का मतलब क्या होता है? वातन, यानी कि वायु का जो आवागमन है वो भली प्रकार से होता है। इसीलिए खेतों में बहाजोत की जाती है। आपने महसूस किया होगा कि खेतों में बहाजोत क्यों करते हैं। ठीक है, खेतों में बहाजोत करने का मतलब क्या होता है कि खेत जो होते हैं उन्हें पोला बनाया जाता है, हल्का कर दिया जाता है। इधर जैसे खेत को बहा दिया जाता है तो मिट्टी के कणों के बीच के अंदर जो आपस में दबाव के कारण जो जगह या पानी के कारण, ठीक है, मिट्टी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान थे, ठीक है, वे रिक्त स्थान जो होते कम हो गए थे। बहाजोत करने से वे रिक्त स्थान जो होते हैं बड़े हो जाते हैं, जिनमें वायु जो होती है आसानी से प्रवेश कर जाती है। ऐसी जो मिट्टी होती है, ठीक है, वो वेल एरिएटेड होती है। और वेल एरिएटेड जो सोयल होती है उसके अंदर जो वाटर एब्सॉर्प्शन होता है वो अच्छी प्रकार से होता है। ठीक है, तो दूसरा जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो क्या है? सोयल एरिएशन। अगर हम चौथे की बात करें कि टेम्परेचर की अगर हम बात करें, ठीक है, सोयल टेम्परेचर। सोयल जो टेम्परेचर होता है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच अगर मिट्टी का तापमान है, टेम्परेचर है, तो वहां वाटर एब्सॉर्प्शन जो होता है वो भली प्रकार से होता है, अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें इंक्रीज होता है ये, तो भी जो वाटर एब्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है। और यदि डिक्रीज होता है ये, ठीक है, 20 से कम आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी वाटर एब्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन की बात करें, तो ये भी नेक्स्ट जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, सोयल जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि मिट्टी के अंदर जो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, आप जानते हैं कि जो मिट्टी होती है हमारी, जो सोयल होती है, उसमें ग्रेट अमाउंट में, ठीक है, क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? मिनरल पाए जाते हैं। मिनरल किसका काम करते हैं? मिनरल एक्चुअल में एक सोल्यूट का कार्य कर रहे हैं। किसका कार्य कर रहे हैं? सोल्यूट का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मिट्टी, जिस मिट्टी में ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं तो वो कैसी हो जाती है? ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। ठीक है, और जिस मिट्टी में मिनरल्स की मात्रा कम होती है वो डाइल्यूट कंसंट्रेशन वाली होती है। ठीक है, तो जो डाइल्यूट जो कंसंट्रेशन वाली होती है, यानी कि तनु विलयन वाली जो मिट्टी होती है उसमें एब्सॉर्प्शन जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं फैक्टर अफेक्टिंग है अवेलेबल सॉइल वाटर, कैपिलरी वाटर होता है। ठीक है, क्षेत्र क्षमता से यानी फील्ड कैपेसिटी से मतलब क्या होता है कि पानी की वह मात्रा, द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इन द सोयल आफ्टर किसके कारण? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो शेष बची हुई जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। इसके अलावा सोयल एरिएशन बहुत जरूरी होता है।
जितनी एरेटेड सोयल होगी उतना ही वाटर जो एब्सॉर्प्शन है वो ज्यादा मात्रा में होगा। सोयल टेम्परेचर जो होता है वो भी एक परफेक्ट होना चाहिए। 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का जो टेम्परेचर होता है उसमें वाटर एब्सॉर्प्शन जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ सोयल सॉल्यूशन जो होता है वो डिलाइट होना चाहिए, तनु होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ज्यादा मात्रा में पानी का जो है वो अवशोषण पेड़ पौधे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस को। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एसेंट ऑफ सैप, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, क्या टॉपिक है, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप हिंदी में बोले तो इसे हम क्या कहते हैं, रसारोहण। ठीक है, रस का मतलब सैप, सैप प्लस आरोहण यानी कि एसेंट। ठीक है, यानी कि जो मिट्टी के द्वारा, अब मिट्टी जो होती है उसके अंदर जल ही नहीं होता, मिनरल्स भी होते हैं आप जानते हैं, और जो मूल रोम्स होते हैं, रूट हेयर होते हैं, कि वो वाटर का एब्सॉर्प्शन थोड़ी करते हैं। मिट्टी के, मान लीजिए कि ये मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी के अंदर क्या पाए जा रहे हैं भाई, मिट्टी के अंदर वाटर तो है ही है, साथ ही साथ मिट्टी के अंदर कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और जड़ें केवल किसका अवशोषण नहीं करती, जड़ें केवल जल का ही अवशोषण नहीं करती, साथ ही साथ जल में घुले हुए जो मिनरल्स होते हैं उनका भी अवशोषण कर लेती है। तो क्या कह सकते हैं कि ये एक क्या हो जाता है, ये एक सॉल्यूशन हो जाता है। क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन का क्या करती है, एब्सॉर्प्शन करती हैं जड़ें। तो एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण जो है वो उसकी पहले डेफिनेशन की बात करेंगे और उसके पश्चात हम बात करेंगे किसकी, कि इसका रीजन क्या है, पाथ क्या है, रास्ता क्या है। ठीक है, और उसका एक एक्सपेरिमेंट भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करेंगे। एसेंट ऑफ सैप की डेफिनेशन क्या होती है, कि क्या कह सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर राइजिंग अप एंड रीच्ड अप टू द टिप ऑफ प्लांट एंड ऑल अदर ऑर्गन्स। आप जानते हैं कि वाटर जो एब्जॉर्ब जो वाटर होता है, कौन सा वाटर होता है, एब्जॉर्ब जो वाटर होता है, ठीक है, वो कहां जाता है, वो राइजिंग अप, क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। राइजिंग अप किधर, जो प्लांट के विभिन्न जो पार्ट होते हैं उनके अंदर। ठीक है, राइजिंग अप डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, एंड ऑर्गन्स, क्या आप क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन्स, यानी कि मूल जो रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर्स के द्वारा जो अवशोषित किया गया, एब्जॉर्ब जो किया गया जो वाटर होता है, जो एब्जॉर्ब किया गया जो वाटर होता है, वो वाटर जो होता है वो ऊपर की ओर क्या करता है, गति करता है, और यही और कहां पहुंचता है, डिफरेंट जो पार्ट होते हैं प्लांट के उनके अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो दिस अपवर्ड राइजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि दिस अपवर्ड राइजिंग ऑफ वाटर अलोंग विद डिसॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू टिप, यानी कि रूट्स से लेकर, इसे ही कहां से लेकर, रूट्स से लेकर और कहां तक पहुंचना, टिप, यानी कि प्लांट की जो टिप होती है, यानी कि उसका जो शीर्ष भाग होता है, वहां तक जो पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कह सकते हैं। क्या कहा गया है, हम कह सकते हैं क्या, कि दिस अपवर्ड राइज ऑफ वाटर, यानी कि दिस अपवर्ड राइज ऑफ वाटर, यानी कि पानी का ऊपर की ओर गति करना, किधर से किधर, फ्रॉम रूट टू टिप, इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। इसे हम क्या कहेंगे, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। ठीक है, अब हम पाथवे की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, पाथवे की, तो रास्ता क्या होता है, पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप। माय डियर स्टूडेंट, पाथ यानी कि रास्ता, मार्ग क्या है, यानी कि जो एसेंट सैप जो होता है वो रूट से और कहां तक, पौधे की जो टिप होती है उस तक किस भाग से, किस मार्ग से पहुंचता है, पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप। तो इसके लिए जो जिम्मेदार जो पाथ होता है आप जानते हैं वो क्या होता है, वो होता है जाइलम। क्या होता है,
जाइलम। ध्यान रखना कि वो कौन सा रास्ता है, वो होता है जाइलम, और जाइलम के माध्यम से ही जो क्या होता है एसेंट ऑफ सैप है, यानी कि जो सैप होता है उसका जो एसेंट रसारोहण जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, जाइलम के माध्यम से होता है। द वाटर मूव फ्रॉम द किससे, रूट टू टिप। द वाटर मूव फ्रॉम द किससे, रूट टू टिप जो होता है, और प्लांट एग्नेस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस राइज टैक पैलेस, ठीक है, ये किसके द्वारा आता है, दिस राइजिंग टैक पैलेस बाय जाइलम, किसके द्वारा होती है, ये जाइलम के द्वारा होती है, अर्थात जाइलम ही वो रास्ता है, वो टिश्यू है जो कि एसेंट ऑफ सैप के लिए जिम्मेदार होता है। अब बात यहाँ पर आती है, क्या ये बात बिल्कुल सत्य है? अगर इसका हम एक्सपेरिमेंट करें तो हम क्या करते हैं कि बालसम का प्लांट लेते हैं, बालसम, मान लीजिए कि ये इसका तना हो गया, ये इसकी शाखाएं हो गई ऊपर की ओर, और ये इसके ऊपर लगी हुई जो पत्तियां हैं उनकी हम बात करते हैं, ठीक है, ओके। ये बालसम का प्लांट है मान लीजिए, और इस तरह से, और ये इसके नीचे की ओर जड़ें जा रही हैं, समझ गए। अब क्या कहा जाता है कि बालसम के प्लांट की किसी एक जड़ को काट लिया जाए, इसे मान लीजिए कि ये एक जो जड़ होती है उसको हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के, और इस जड़ को हमने यहाँ से क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। ध्यान से सुनना इस चीज को, ये क्या आ रही है, मान लीजिए कि जड़ थी नीचे जा रही थी, और इस जड़ को हमने क्या कर दिया, आगे से थोड़ा सा काट दिया, और काटने के पश्चात इसे किसमें डुबो दिया, एक पात्र के अंदर हम डुबो देते हैं, ठीक है, इसके अंदर डुबो देते हैं, और ये जो पोट होता है, बर्तन जो होता है, जड़ को आगे से थोड़ा सा काटा, एक बर्तन में डुबो दिया, इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, सैफ्रेनिन। क्या भरा हुआ है, सैफ्रेनिन भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, सैफ्रेनिन, ठीक है। सैफ्रेनिन जो होता है वो एक रंजक है, ठीक है, और ये इसके अंदर भरा हुआ है। कुछ समय पश्चात हम क्या देखते हैं कि जड़ का आगे का हिस्सा काटा था, उसे सैफ्रेनिन में डुबोया था। 1-2 घंटे पश्चात जब हम इस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, इसका अवलोकन करते हैं, तो एब्जॉर्ब जो करते हैं हम इसको, तो उसके पश्चात हम देखते हैं कि ये जो पत्तियां होती हैं माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो पत्ती की जो वेन्स होती हैं, को क्या जो वेन्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, वो बैंगनी हो जाती हैं, वॉयलेट हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, वॉयलेट हो जाती हैं, बैंगनी कलर की हो जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप बालसम इसकी जड़ को आपने इसके अंदर डुबाया तो इसके अंदर पानी था, पानी के साथ साथ सैफरिन भी अवशोषित कर लिया जाता है ऊपर की ओर रूट से, और कहां पर पहुंच जाता है, टिप भागों तक पहुंच जाता है। लेकिन ये यहां से लेकर पूरे रास्ते में सैफरिन के कारण क्या होता है, सैफरिन एक रंजक होता है जो कि हमेशा जाइलम की जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती हैं, यानी कि वेसल्स और जो ट्रैकिड्स होती हैं, उनको क्या करता है, उनको अभिरंजित करता है, ठीक है। और उनके अभिरंजन के कारण क्या हो जाता है कि जो इसकी जो वेन्स होती हैं, जो सिराएं होती हैं, वो भी कैसी नजर आ जाती हैं, वॉयलेट नजर आना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सैफरिन होता है वो किसे स्टैन करता है, जाइलम की ट्रैकिड्स जो वाहिकाएं और जो वाहिनिकाएं, यानी कि जो ट्रैकिड्स होती हैं और जो वेसल्स होती हैं, उनको स्टेन करता है, और स्टेन का मतलब अभिरंजित करता है, और जिसके कारण क्या नजर आता है कि जो वेन्स होती हैं वो वॉयलेट नजर आती हैं, क्योंकि वेन्स जो होती हैं उसके अंदर भी एक जाइलम उपस्थित होता है, ठीक है। और जाइलम के अंदर वाहिकाएं यानी कि ट्रैकिड्स और वेसल्स भी होती हैं, और ये सैफरिन के कारण कैसी हो जाती हैं, वॉयलेट हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर पूरे मार्ग को देखा जाए, ठीक है, कहां से कहां तक, जड़ से तना, तने से पत्तियां, इस पूरे मार्ग को देखा जाए तो कौन से भाग, केवल कौन से भाग अभिरंजित होते हैं, केवल और केवल कौन से भाग अभिरंजित होते हैं, जाइलम की वाहिकाएं यानी कि वेसल्स और ट्रैकिड्स ही क्या हो जाती हैं, स्टेन होती है। इसका मतलब क्या है कि पानी जो अवशोषित हुआ है, जो एब्जॉर्ब जो वाटर होता है, वो केवल जाइलम के माध्यम से रूट से और कहां पर पहुंचता है, टिप तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। अब इसके पश्चात लास्ट जो हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं, वो है मैकेनिज्म एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। क्या है, मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप, मैकेनिज्म
ऑफ एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। यानी कि एसेंट ऑफ जो रसायन होता है उसकी क्रियाविधि जो होती है वो क्या होती है, तीन प्रकार के बलों की हम बात करते हैं, तीन प्रकार की थ्योरीज की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि हम चाहें कि एसेंट ऑफ सैप के मैकेनिज्म को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट, द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप एक्सप्लेन्ड बाय थ्री थ्योरीज, एक्सप्लेन्ड बाय थ्री थ्योरीज, तीन थ्योरीज होती हैं। पहली जो थ्योरी होती है वो होती है वाइटल फोर्स। क्या होती है? वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। क्या होती है? वाइटल फोर्स थ्योरी, समझ गए। नेक्स्ट जो होती है वाइटल फोर्स थ्योरी के पश्चात दूसरी जो थ्योरी होती है वो रूट प्रेशर थ्योरी होती है। रूट प्रेशर थ्योरी। और माय डियर स्टूडेंट, जो तीसरी होती है वो फिजिकली होती है, यानी कि फिजिकल फोर्स थ्योरी। क्या होती है? फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो इन तीनों के बारे में हम कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल चर्चा करेंगे। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, यानी कि जैव बल सिद्धांत कहते हैं इसको हिंदी में, कि जैविक जो कोशिकाएं होती है या लाइव जो सेल्स होती है वो जिम्मेदार होती है एसेंट ऑफ सैप के द्वारा। और इसके लिए बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा अलग अलग अपने कुछ मत भी प्रस्तुत किए गए। रूट प्रेशर थ्योरी, कहीं मायने में रूट प्रेशर जो थ्योरी होती है वो लागू होती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं। फिजिकल जो फोर्स थ्योरी होती है ये इंपॉर्टेंट रहेगी। डिक्सन और जोली की जो थ्योरी होती है वो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सो मैग्नीशियम और एसेंट ऑफ सैप को हम समझेंगे कल, जिसमें वाइटल फोर्स थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी और फिजिकल फोर्स थ्योरी जो है वो लागू रहेगी। ठीक है, आज हम आपको वो 10 क्वेश्चन भेजने वाले हैं जिनके आंसर जो हैं वो आपको क्या करने हैं, अपने घर पढ़ने के पश्चात ईमानदारी से देने हैं। कॉपी को संभाल के रखना, उसको हम आपके घर से क्या करेंगे, कलेक्ट करने वाले हैं। ओके, सो तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।